बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी आपका क्या होता है? बेसिसिटी आपका एक रिएजेंट का वो मेजर होता है कि वो कितनी एबिलिटी रखता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है ना। सो बेसिसिटी इज द मेजर ऑफ अ रिएजेंट एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन इन अ एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक रिएजेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को कितनी ताकत से एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होता है। अब देखिए ये वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एक H पॉजिटिव आयन से अटैक कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल और ये बन रहा है। ये आपको क्या रिएक्शन शो कर रहा है? हमने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था, ऐसी ही कुछ रिएक्शन थी, बस फ़र्क क्या था कि यहाँ पर जो था इलेक्ट्रोफाइल था। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा? और ये क्या बना रहा है? न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। सो इस इज द एसिड बेस रिएक्शन। अब इसमें जो बेसिसिटी होती है वो आप कैसे मेजर कर सकते हो? देयर इज़ वन फॉर्मूला, pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर एसिडिक नेचर एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट फॉर बेस, दिस कैन बी pKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb, ठीक है ना। pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb, तो यहाँ Ka की जगह Kb आ जाता है। ये Ka शो कर रहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है आपका एसिड में, और ये शो कर रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका? बेस में, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले से सीधा सीधा pKa की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कि बेसिसिटी निकाल सकते हो ना। pKa की मैग्नीट्यूड क्या होता है? एज ए इंडेक्स ऑफ बेसिसिटी। जैसे ही pKa इंक्रीज करता है तो कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीज करेगा, एंड इफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीज करेगा तो बेस इंक्रीज करेगा। बेस अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी इंक्रीज करेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर pKa की वैल्यू ज़्यादा तो न्यूक्लियोफाइल की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है ना। फिर उसका आप एक बार ध्यान रख लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप सारे याद ऑब्वियसली हो ही जाएंगे। कैसे? कि अगर न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा तो बेस भी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्ट्ररी तो होता एसिड है, तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ pKa वैल्यू और न्यूक्लियोफाइल का रिलेशन याद रखिए, बाकी रिलेशंस अपने आप आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में क्या है आपका? ये कुछ एक ऑर्डर दे रखा है बेसिसिटी का, इसको आप याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्या ऑर्डर होता है। आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, बट इट मे हेल्प यू कि आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए जाएं और आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो इसके बेस पे आप ये पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका आयोडीन सबसे ज़्यादा वीक बेस होता है और आपका OR सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। आयोडीन इज़ द वीकेस्ट बेस एंड OR नेगेटिव इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। अब जैसा कि आपने पहले ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखा था, अब यहाँ पर एक ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H2। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बेसिसिटी। सो देयर आर टोटल 2 फैक्टर्स, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। यही तो फैक्टर्स हैं जो कि बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है? देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है, और माइनस आई इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? जो सब्सटीट्यूएंट दैट हैव द प्लस आई इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने आपको उससे पिछली वाली वीडियो में कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है कि जैसे कि आपका होता है अमीन, ठीक है, NH2, और यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड है, ये और कोई ग्रुप अटैच्ड CH3 के साथ, एक ही है। इन दोनों में से ये वाला अमीन ग्रुप जो होता है, ठीक है, अमीन ग्रुप आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। वहीं मिथाइल ग्रुप आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ठीक है ना। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये वाला जो होगा आपका शो करेगा माइनस आई इफेक्ट,
क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और ये वाला शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। आई होप आपको याद हो, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं दैट आर मिथाइल ग्रुप, वो आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हुए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल हुए तो ये इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो उतना ज़्यादा बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करता है किसको, बेसिसिटी के ऑर्डर को, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा बेसिसिटी, मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस आई इफेक्ट, नॉट द माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या बन गया इसमें, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप वो उतना ज़्यादा बेसिक। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ, यहाँ पर 1 है तो ये सबसे कम, यहाँ पे है ही नहीं तो ये बिल्कुल ही बेसिक सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या है, साइक्लो कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन बेंजीन। जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है क्या, कि बेंजीन जो होता है जो कि डीलोकलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस कंपाउंड के ऊपर डीलोकलाइजेशन होता है वो अपने आप ही स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है। जिस कंपाउंड के ऊपर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता वो बेस होगा। तो बेंजीन को छोड़ के, मतलब जिन पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, वो आपके क्या हुए, स्ट्रॉन्गर बेस हो गए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर बेस का क्या एग्जाम्पल देखिए, एक है आपके पास ये, दिस इज़ व्हाट, बेंजीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड्स लग गए हैं। अब वहीं अगर मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दूँ, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, तो इन दोनों के केस में कौन सा वाला आपको क्या लगता है ज़्यादा बेसिक होगा। इधर देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन आराम से हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन आराम से हो जाएगा। सो दिस विल बी मोर एसिडिक एंड ऑन द अदर हैंड दिस विल बी मोर बेसिक, ठीक है। तो जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं लाइक दिस, ये कोई आपका ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो जितने भी साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं देन दीज एरोमेटिक रिंग्स, बिकॉज ऑफ दी, और रीजन देखिए, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन केस ऑफ द रिंग कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ रिंग्स। मतलब डीलोकलाइजेशन की वजह से उन पे जो लोन पेयर होते हैं ना वो कम होते जाते हैं। अब लोन पेयर कम होंगे तो वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसका बेसिसिटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ रिएजेंट्स एबिलिटी टू कॉज सब्सटीट्यूशन एट द कार्बन एटम। रिलेटिव nucleophilicities of series of reagents are determined by the relative rates of the reactions। मतलब कि relative rate से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का मेजर पता कर सकते हो। तो ये 2 ऑर्डर्स तो मैंने बता दिए आपको, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अब आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए अगर, जस्ट लाइक दिस, इधर आपको दे रखा है NH3 CH3 NH2 फिर CH3 होल ट्वाइस NH2, तो इस तरीके के कंपाउंड्स दे देंगे और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको इन दोनों की फैक्टर्स की हेल्प से आसानी से बता देना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने रिएजेंट्स पढ़ लिए, हमने फैक्टर्स पढ़ लिए जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।